नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सत्ता के सुपर ओवर में आपका स्वागत है। बीजेपी से सीएम शिवराज सिंह चौहान कप्तान की भूमिका रहे तो सिंधिया उप कप्तान की भूमिका में पिच पर डटे रहे, तो कांग्रेस से कमलनाथ कैप्टन के किरदार में रहे। हालांकि आखिरी दौर में दिग्विजय सिंह ने भी सियासी शॉट्स मारे। सियासी मैच में ऑडियंस पोल हो चुका है और अब 10 नवंबर को विजेता का ऐलान हो जाएगा। किसने सबसे ज्यादा रन बटोरे हैं और किसकी बॉल पर कौन हिट विकेट हुआ, इसका फैसला हो चुका है। लेकिन अंतिम फैसला जानने के लिए 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले कि सीट पर क्या समीकरण रहे और पहले के उपचुनाव में क्या ट्रेंड रहे हैं, किसके पक्ष में जा सकता है हार जीत का ट्रेंड और कौन होगा मैन ऑफ द मैच, ये सब हम आपको बताएंगे सत्ता के सुपर ओवर में। मध्य प्रदेश में 28 सीटों का उपचुनाव खत्म हो गया। वोटिंग के बाद अपने अपने हिसाब से हार जीत के दावे किए जा रहे हैं। किसके लिए यह उपचुनाव कितना खास है और हार जीत के क्या मायने होंगे, रिपोर्ट में देखिए। अट्ठाईस सीटों का जनादेश ईवीएम में कैद। हार जीत की अटकलें हुई तेज। जनता के मन में क्या था ये ईवीएम में तो उन्होंने बता दिया, लेकिन बटन दबने से पहले प्रत्याशियों और दिग्गजों की धड़कनें तेज रहीं। शिवराज सिंह चौहान ने घर में ही पूजा कर जीत की कामना की, तो कमलनाथ ने लाल घाटी के गुफा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की ताकि चुनाव में जनता लाज रख ले। तो उधर डबरा से बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी मंदिर की चौखट पर साक्षात दंडवत करती दिखी। पूजा के बाद ही इमरती देवी क्षेत्र में निकली, तो उधर ग्वालियर घराने के महाराज वोटिंग के बाद जीत का इशारा करते नजर आए। किसकी आस्था कितनी काम आई है और किसकी अपील कितनी कारगर हुई है, इसका फैसला जनता ने तो कर दिया है। लेकिन देश और दुनिया के सामने वो जनादेश 10 नवंबर को सामने आएंगे, मगर जीत के दावे अभी से ही होने लगे हैं। ये जो उपचुनाव है, ये मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में एक पन्ने के रूप में देखा जाएगा, एक पृष्ठ के रूप में देखा जाएगा। जिनकी आज भविष्य दांव पर लगे हैं, जो निर्वाचन में थे, उनके अलावा जो बड़े लीडर्स थे भाजपा के, भले वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, वी.डी. शर्मा हो, शिवराज सिंह जी हो, इनका ना सिर्फ राजनीतिक भविष्य मैं कहूँगा, बल्कि इनकी साख भी दांव पर है। और इस चुनाव के बाद आप देखेंगे जैसे ही नतीजे कांग्रेस के फेवर में आते हैं, ये सारे के सारे लोग पॉलिटिकली, अगर मैं कहूँ, इनकी पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा दिग्गज तो जनता होती है, मतदाता होती है, और उसी के भाग्य का फैसला भी वे खुद करते हैं। इस चुनाव में जनता ने अपने भाग्य में सरोकार लिखे हैं, विकास लिखा है, संवेदनशील नेतृत्व लिखा है, और उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। निश्चित तौर पर जनता ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है, उन्हें अपना मत दिया है और मताधिकार का प्रयोग ठीक दिशा में किया है, ऐसा हम मानते हैं। जनता की साख को कमलनाथ सरकार ने दांव पर लगाया था। जो वादे किए थे वे पूरे नहीं किए। लिखित में धोखा दिया कांग्रेस ने, वचन पत्र जारी करके एक भी काम नहीं किया। जनता ने इस चुनाव में पूरा बदला लिया है कमलनाथ से और कांग्रेस से। कहने को तो नतीजे 28 सीटों के आने हैं, लेकिन इससे कई दिग्गजों के सियासी भविष्य का भी फैसला होना है। जीत हुई तो शिवराज सिंह चौहान का कद बीजेपी में बढ़ेगा। जीत से सरकार की योजनाओं पर मुहर लगेगी। विफल रहे तो राष्ट्रीय स्तर पर कद प्रभावित होगा। इसी तरह सबसे बड़ा दांव सिंधिया पर ही है। समर्थकों को जिताने की जिम्मेदारी है। जीत मिली तो नई पार्टी में स्वीकार्यता बढ़ेगी, सत्ता और संगठन के केंद्र में रहेंगे। हार होने पर बीजेपी में हाशिए पर जा सकते हैं। समर्थकों का सियासी करियर खतरे में पड़ सकता है। तो उधर कमलनाथ के लिए सरकार में वापसी नहीं हुई तो सियासी भविष्य खतरे में आ सकता है। पार्टी युवा नेतृत्व पर विचार कर सकती है। जीतने पर पार्टी में सर्वमान्य नेता की छवि बनेगी। सिंधिया और उनके समर्थकों से बदला पूरा होगा। जबकि बात करें दिग्विजय सिंह की, तो पार्टी में सरकार आई तो ताकतवर होंगे। हार होने पर केंद्र और राज्य की राजनीति में खत कम होगा।
ये तो बात दिग्गजों की साख की हो गई। अब बात करते हैं कि नतीजों के बाद क्या क्या समीकरण बन सकते हैं। कांग्रेस अगर 21 सीटें जीतती है तो सत्ता की राह आसान हो सकती है। बीएसपी, एसपी और निर्दलीय के समर्थन से बहुमत मिल सकता है। कांग्रेस 21 से कम सीटें जीतती है तो सत्ता में आने के आसार कम होंगे। बीजेपी विधायकों को तोड़ने पर ही सत्ता में वापसी हो सकेगी। इसी तरह बीजेपी को 8 से कम सीटें मिलने पर दूसरे दलों पर भरोसा करना होगा। 8 से ज्यादा सीटें जीतने पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हो जाएगा। मौजूदा दलीय स्थिति पर गौर करें। विधानसभा की कुल सीट 230 है। बीजेपी के 107, कांग्रेस के 87, बीएसपी के 2, एसपी के 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। बहुमत के लिए 116 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के लिए बहुमत का आंकड़ा पाना ज्यादा आसान है। कांग्रेस अगर एक तरफा जीतती है तभी सत्ता में वापसी मुमकिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव का फैसला ईवीएम में बंद हो गया और अब बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला 10 तारीख को होगा। कई ऐसे नेता जो इस चुनाव को अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे थे, अब जनता उनकी किस्मत का फैसला 10 तारीख को सुनाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो इस चुनाव को सिंधिया परिवार की मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़ा, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। अब देखना होगा कि इन दिग्गजों की लड़ाई में जनता का फैसला किसके हित में जाता है, क्योंकि प्रदेश का ये एक ऐसा चुनाव है जो देश की सियासत से सीधा जुड़ा हुआ है। यानी मतदाता सरकार के खिलाफ गए तो नई सरकार बनेगी और सरकार के साथ रहे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार कुशवाहा के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। मैदान के अंदर की बात यह है कि उपचुनाव में शिवराज सरकार के 40% मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। मौजूदा वक्त में ये विधायक भी नहीं है। ऐसे में हार जीत के बाद सत्ता के साथ साथ कैबिनेट का स्वरूप भी बदलना पूरी तरह से तय है। ग्वालियर चंबल में मिथक टूटेगा या बरकरार रहेगा, इसे लेकर अब चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि 10 नवंबर को प्रत्याशियों के साथ साथ इसका भी फैसला होगा कि संभाग में उपचुनाव का ट्रेंड रहेगा या फिर बदलेगा। पहले कैसा रहा है ट्रेंड, देखिए। ग्वालियर चंबल में क्या है मिथक? इस बार टूटेगा उपचुनाव का ट्रेंड। कहने को तो 28 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन सबकी नजरें ग्वालियर चंबल पर टिकी हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ग्वालियर चंबल में ही सबका फोकस क्यों रहा? तो इसके पीछे एक वजह यह है कि 28 में 16 सीटें इस संभाग में हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ग्वालियर चंबल का ट्रेंड चौंकाने वाला रहा है। हर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिलता रहा है। जनता ने अपना आदेश दे दिया है। अब ईवीएम खुलने का इंतजार है। इन सब के बीच हार जीत के कयास अलग अलग तर्कों से लगाए जा रहे हैं। कोई वोटों के गणित के आधार पर नतीजों का आकलन कर रहा है, तो कोई चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटकर अनुमान लगा रहा है। संभाग में हुए उपचुनावों का ट्रेंड ये बताता है कि ग्वालियर चंबल में पिछले 10 सालों में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी इन सीटों पर नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस अपनी सीटों को बचाने में कामयाब रही थी। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो 2018 में कांग्रेस के पास थी। इसलिए ये सवाल उठने लगे कि क्या ट्रेंड के मुताबिक कांग्रेस अपनी सीटों को बचाने में सफल रहेगी, या फिर इस बार लीग से अलग जाकर बीजेपी कांग्रेस की सीटों को छीनने में कामयाब होगी। इन सवालों पर बीजेपी कांग्रेस के तर्क क्या हैं, सुनिए। जनता ने कांग्रेस के अंदर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी का फिर से शासनकाल जो उन्होंने साम दाम दंड भेद के माध्यम से अपने पास लिया है, जनता ने उसको देखा है। पिछली बार जब उपचुनाव हुए थे कोदारस के, अशोकनगर के, तब भाजपा सत्ता में थी और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो ये सब दौर जनता के सामने है और इस बार
प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। चंबल का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। चंबल की जनता जागरूक भी है और चंबल की जनता महत्व भी जानती है लोकतंत्र का और गद्दारी का, और बिकाऊ जो हुए हैं उनका भी। उनका वो असर करेंगे कि मध्य प्रदेश में आगे आने वाले समय में कोई भी बिकने की सोचेगा भी नहीं, अपना वोट बेचने की सोचेगा भी नहीं। बस थोड़े दिन की और सरकार है, उसके बाद मध्य प्रदेश में सारी जनहितैषी योजनाएं दोबारा चालू होंगी जो बीजेपी ने बंद की थी। तो अभी जो कमलनाथ जी की सरकार है उसने प्रदेश को 15 साल पीछे गर्त में धकेल दिया है। 15 महीने की सरकार में इन्होंने सड़क, बिजली, पानी और प्रदेश की जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया वो प्रदेश की जनता ने देखा है। इस बार हम ग्वालियर चंबल की 16 सीटें और मध्य प्रदेश की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी विजयश्री वरण करने वाली है। हमारे नेता श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सिंधिया जी, नरोत्तम मिश्रा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, वी.डी. शर्मा जी, सभी नेताओं ने इस बार अपनी जो मेहनत की है, मुझे लगता है कि शिवराज जी एक सीट पर 3 बार तक हो आए हैं। और जिस तरह से जनता का आशीर्वाद और जनता का समर्थन, जनता का प्यार, जनता का लाड़ हमें मिला है, मुझे लगता है कि भाजपा 16 की 16 चंबल की सीटें और 28 मध्य प्रदेश के उपचुनाव की सीटें, सभी सीटें जीतने वाली है। पहले के उपचुनावों में किसके पक्ष में कैसी स्थिति रही ये भी आपको बताते हैं। गोहद में 2009 में उपचुनाव हुआ था। कांग्रेस विधायक के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। कांग्रेस ने माखनलाल के बेटे को उतारा था। उपचुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली थी। बीजेपी करीब 20,000 वोटों से हारी थी। इसी तरह अटेर में 2017 में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। इसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे को उतारा था। उपचुनाव में हेमंत कटारे करीब 8,000 वोटों से जीते थे। इस बार हेमंत कटारे महगांव से उम्मीदवार हैं। कोलारस के विधायक राम सिंह यादव का निधन हो गया था। कांग्रेस ने राम सिंह के बेटे को प्रत्याशी बनाया था। उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। इस सीट पर सिंधिया का प्रभाव माना जाता है। मुंगावली में विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा का निधन हुआ था। कांग्रेस ने महेंद्र सिंह के भाई को उतारा था। कहा जा रहा है कि बीजेपी जब सत्ता में रही है तो उसके लिए उपचुनाव जीतना मुश्किल रहा है। इस बार भी प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में अगर अब बीजेपी उपचुनाव में जीतती है तो उसकी सत्ता में रहने पर उपचुनाव हारने का मिथक टूट जाएगा। वरना अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहते हैं तो ग्वालियर चंबल का मिथक बरकरार रहेगा। मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र में जब भी उपचुनाव हुए हैं हमेशा से ही बीजेपी को नुकसान होता रहा है। यानी कि बीजेपी यहां से सीट हारती रही है और कांग्रेस यहां से उपचुनाव जीतती रही है। मगर इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि तमाम तरह के समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि एक बार फिर से परचम कांग्रेस ही लहराएगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब 10 नवंबर को नतीजे आएंगे तो आखिर जीत किसकी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। मैदान के अंदर की बात यह है कि इस बार उपचुनाव के हालात अलग थे। मान, अपमान और धोखे की लड़ाई लड़ी गई है। पहले 2 या 4 सीटों पर उपचुनाव होते रहे हैं, लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान सत्ताधारी दलों को उठाना पड़ता था। इस बार 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी का खतरा नहीं है। ऐसे में इस बार उपचुनाव का ट्रेंड बदलने का अनुमान लगाया जा रहा है। उपचुनाव में नेता पुत्र भी खूब सक्रिय रहे। किसी ने रूठों को मनाया तो किसी ने प्रभाव से वोटरों को रिझाया। मगर एक सवाल ये जरूर है कि आखिर 28 सीटों के उपचुनाव में ही नेता पुत्रों की एंट्री क्यों हुई? उपचुनाव में नेता पुत्रों की लैंडिंग, सियासी पिच पर खूब की बैटिंग। दिग्गजों ने अपने बेटों को भले ही चुनाव नहीं लड़वाया हो, लेकिन सियासी पिच पर नेता पुत्रों ने जमकर बैटिंग की। 28 सीटों के उपचुनाव में दिग्गजों के साथ साथ उनके बेटों ने भी जमकर अपना रण कौशल दिखाया। अपने अपने प्रभाव वाले इलाकों में नेता पुत्र खूब सक्रिय दिखे। किसी ने उपचुनाव की आड़ में सियासी लैंडिंग की तो किसी ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। शिवराज के बेटे ने उपचुनाव के सहारे ग्वालियर चंबल की जमीन पर पांव रखा। मुरैना और ग्वालियर में नेताओं से 1-to-1 भी की। इसके साथ ही बीजेपी सरकार के कामों के बारे में लोगों को बताया। तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर किसी सभा में नहीं दिखे। उपचुनाव में अपनी भूमिका खूब निभाई। वंशीलाल जाटव को मनाने में देवेंद्र सिंह तोमर की खास भूमिका रही। इसके अलावा कई रूठे नेताओं को भी साथ लाने का काम किया। इसी तरह कमलनाथ के बेटे ने उपचुनाव की आड़ में ग्वालियर चंबल में दस्तक दी। नकुलनाथ अपने पिता के साथ ग्वालियर में रोड शो में भी नजर आए। तो उधर नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा डबरा और भांडेर में खूब सक्रिय रहे। गांव-गांव जाकर सभाएं भी की।
पहली बार उपचुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखे। कहा तो यही जा रहा है कि सत्ता के सुपर ओवर में नेताओं ने अपने बेटों को भी एंट्री दिला दी है, ताकि आगे सियासी जमीन मजबूत हो सके। पार्टियों का तर्क है कि नेता पुत्र पहले भी सामाजिक तौर पर सक्रिय रहे, लिहाजा उपचुनाव में सक्रिय रहने को राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़ना सही नहीं है। कहीं से कहीं तक वंशवाद को बढ़ावा देने की सियासत नहीं होती है। जो युवा वर्ग अभी आप देख रहे हैं, ये वो युवा वर्ग है जिसने सड़कों पे झंडे बांधे हैं, पंपलेट बांटी है, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर में काम किया है। वो नौजवान आके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसका प्रभाव बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्वयं कार्यकर्ता हैं। इनकी तुलना कमलनाथ जी के पुत्र, जो इस देश के बड़े उद्योगपति हैं, उनसे करना मुझे लगता है जायज़ नहीं है। कमलनाथ जी के पुत्र जो कि सांसद बने छिंदवाड़ा से, ये वंशवाद की निशानी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वंशवाद की कोई जगह नहीं है। हमारा कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर में काम किया था, वही आज बड़े स्तर में आके आपको नज़र आ रहा है। दीनदयाल जी के जो विचार है उसको आत्मसात करें। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी हम मौका देते हैं। निश्चित तौर पर यह चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है मध्य प्रदेश के लिए, और इस उपचुनाव में चाहे नेता हो और चाहे नेताओं के पुत्र हो या हर स्तर पर जमीन में जनता से जुड़े लोग, सभी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र की अस्मिता का चुनाव है, लोकतंत्र को सही सलामत बचाए रखने का चुनाव है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धनबल और छल के आधार पर सत्ता को हरा था, निश्चित तौर पर उससे निजात पाने का चुनाव है। यकीनन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में लौटेगी और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः मध्य प्रदेश में सभी वर्गों को ध्यान में रखकर काम करने वाली कांग्रेस सत्ता में बैठेगी। यकीनन माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुनः विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। नकुलनाथ को छोड़ दें तो बाकी नेता पुत्रों ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए इस बात की चर्चा हो रही है कि मिनी मैच के जरिए दिग्गजों ने अपने बेटों की लैंडिंग कराई है। अगर उपचुनाव में जीत होती है तो आगे सक्रिय सियासत में उतरने का आधार मजबूत हो सकता है। कहीं न कहीं इसी मकसद से नेता पुत्रों की सक्रियता ज्यादा दिखी है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों पर वंशवाद को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। फिर चाहे बात वो 2018 के विधानसभा चुनाव की हो या फिर मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की। इस उपचुनाव में भी लगातार बड़े बड़े नेताओं के पुत्र मैदान में रहे हैं और अपनी तरफ से प्रत्याशियों को रिझाने और फिर जनता के बीच उनकी बात पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। ये आरोप भी इस बार लगे हैं कि किस तरीके से नए नेताओं ने अपनी ज़मीन तलाशी है। हालांकि बीजेपी हो या कांग्रेस, इस बात को लेकर दोनों ने ही नकारते आए हैं। देखना होगा कि नेता पुत्रों द्वारा किए गए इस प्रचार प्रसार का असर जनता पर कितना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र शर्मा के साथ दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। मैदान के अंदर की बात यह है कि दिग्गजों ने उपचुनाव के बहाने आगे की जमीन तैयार की है। उपचुनाव से पहले सियासी गतिविधियां नहीं होती थी, लेकिन उपचुनाव की आड़ में नेता पुत्रों ने खुद को सक्रिय किया ताकि आगे विधानसभा या दूसरे चुनावों में दावेदारी मजबूत हो सके। मरवाही का विधायक कौन होगा, इसका फैसला जनता ने कर दिया है। 10 नवंबर को जनादेश का पता चल जाएगा, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मरवाही की जीत हार से किसके कद पर क्या असर पड़ने वाला है। मरवाही में कौन मारेगा चुनावी मैदान? जोगी के गढ़ का कौन होगा सुल्तान? इन सवालों का जवाब तो जनता ने दे दिया है, लेकिन फैसला जानने के लिए 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। ऐसा पहली बार हुआ जब मरवाही के चुनावी रण से जोगी परिवार दूर रहा। कांग्रेस और बीजेपी में ही आर पार का मुकाबला है। मरवाही की जनता के लिए ये उपचुनाव 2 मायने में खास रहा। पहला तो ये कि 2 डॉक्टरों में से ही जनता को अपना विधायक चुनना था। दूसरा ये कि जोगी परिवार की गैर मौजूदगी में उन्हें अपना नेता चुनना था। बहरहाल इतना तो तय है कि इस बार मरवाही का विधायक बीजेपी या कांग्रेस से ही होगा, लेकिन ये भी तय है कि जीत हार में जोगी परिवार की छाप जरूर दिखेगी, क्योंकि मरवाही जोगी परिवार का गढ़ रहा है और अजीत जोगी के निधन के बाद से सहानुभूति की लहर पहले से ही थी। कहा जा रहा है कि चुनावी रण से बाहर होने के बाद जनता की सहानुभूति और बढ़ी है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि जोगी परिवार की अपील पर बीजेपी के पक्ष में कितना वोट कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि जोगी कांग्रेस के वोट को कांग्रेस परंपरागत तौर पर अपना वोट मानती रही है। इसीलिए कांग्रेस भी इस आस में है कि जोगी कांग्रेस के वोट कांग्रेस में जरूर कन्वर्ट हुए होंगे।
कहा जा रहा है कि अमित जोगी के व्यवहार से जनता नाराज है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। हालांकि रेणु जोगी ने इलाके में घूम घूम कर डैमेज कंट्रोल किया है और इसी के भरोसे जोगी कांग्रेस को न्याय और बीजेपी को जीत का भरोसा है। 2 डॉक्टर आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। मरवाही की जनता उस डॉक्टर के साथ जाएगी जो 20 साल मरवाही में रह के उसकी सेवा किया, और जो डॉक्टर मरवाही में जन्म लेकर भी बाहर चला गया उसके साथ मरवाही की जनता नहीं जाएगी। चुनौतियां राजनीतिक दल के लिए छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो होती हैं। भारतीय जनता पार्टी सामने थी, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस समर्थन मिला तो चुनौतियां थी। उसका हमारे बूथ, सेक्टर, जोन और जिले और ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने डट के मुकाबला किया है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हमारे संगठन के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है और जिस तरह सरकार ने यहाँ विकास की योजनाएं चलाई हैं, तो मरवाही की जनता का आशीर्वाद 10 नवंबर को कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। विभाग के माने कर्मचारी थे वो तक उनसे खुश नहीं थे। जनता की बात तो छोड़िए आप, उनके विभाग के कर्मचारी उनसे खुश नहीं थे। रह गई बात विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी विकास करती आई है और इस चीज़ को 6 वर्षों के नरेंद्र मोदी जी के शासन को पूरा देश देख रहा है कि 6 वर्षों में बड़े बड़े जो ऐतिहासिक फैसले मोदी जी ने लिए, तो फैसले लेने की अगर कैपेसिटी है तो भारतीय जनता पार्टी में है, नरेंद्र मोदी में है और वो ले रहे हैं फैसले। और आने वाले चुनाव का ये एक माने संदेश जाएगा। अभी ये हम मरवाही चुनाव जीत करके 2023 के चुनाव का एक संदेश देंगे। अब सवाल है कि आखिर मरवाही की जीत हार से सियासी समीकरण क्या बदलेंगे। तो सबसे पहले बात जोगी कांग्रेस की कर लेते हैं। बीजेपी की जीत से जोगी परिवार की लाज बच जाएगी, जाति विवाद की लड़ाई लड़ने में आसानी होगी, पार्टी टूट की दहलीज से वापस लौट सकती है। मरवाही में जोगी कांग्रेस का दबदबा कायम रह सकता है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए जीत का सबसे बेहतर मौका है। जोगी कांग्रेस के नहीं रहने से 2 तरफा लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस जीतती है तो भूपेश बघेल का कद बढ़ेगा, सरकार के कामों पर जनता की मुहर लगेगी। अगर कांग्रेस हारती है तो बघेल के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। जोगी परिवार को परेशान करने के आरोपों को बल मिलेगा। इस तरह बीजेपी की बात करें तो मरवाही में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही है। इस बार बीजेपी के लिए जीत का बेहतर मौका है। जीत होने से बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा। 2018 के बाद बीजेपी हारती रही है। मरवाही की जीत बीजेपी को संजीवनी दे सकती है। हार होने पर बीजेपी को लेकर फिर सवाल उठ सकते हैं। बीजेपी की गुटबाजी भी बढ़ सकती है। यानी विधानसभा की एक सीट से तीनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। मरवाही उपचुनाव में सीधा सीधा मुकाबला 2 डॉक्टरों के बीच है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार ने जिला बनाकर दिया, 2500 रुपए धान का मूल्य दिया, निश्चित तौर पर कांग्रेस की ही जीत होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पिछले 22 महीनों में कुछ नहीं किया, मरवाही की जनता देख रही है और सब कुछ दिख रहा है, ये उपचुनाव हम जरूर जीतेंगे। फैसला 10 नवंबर को होगा, लेकिन मरवाही उपचुनाव बेहद दिलचस्प रहा, ये खास बात इस चुनाव में देखी गई। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राज पांडे के साथ मरवाही से आदित्य नाम। तो मैदान के अंदर की बात यह है कि मरवाही में जोगी कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर कांग्रेस जीतती है तो जोगी परिवार की मुसीबतें बढ़ेंगी, इसके साथ ही जोगी कांग्रेस की किरकिरी भी होगी। लेकिन अगर जोगी कांग्रेस जीतती है तो इससे बघेल की प्रतिष्ठा पर आ जाएगी, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस ने सरकार की पूरी ताकत झोंक दी है। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।